नमस्ते दोस्तों। कल हम लोगों ने बात की थी वोल्केनो की, और वोल्केनो के बारे में हम लोगों ने बेसिक बातें की थी। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी ज्वालामुखी क्या है, उसके बाद हम बात की थी ज्वालामुखी क्रिया क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो उस ज्वालामुखी क्रिया के अंदर किस किस प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, कंपोनेंट निकलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फोर्सेस हैं, क्या क्या बल हैं जिसके कारण जो हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है या फिर हमारा ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ये कुछ बातें देखी और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें और ज्वालामुखी के बारे में देखी। पर जो आज का सेकंड जो पार्ट है या जो दूसरा भाग है, उस भाग के अंदर हम देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो कितने टाइप के हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी पढ़ने का मतलब मेन कारण यही था कि इसके कारण लैंड फॉर्म किस तरह के बनते हैं, तो हम उसके लैंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ इसका जो विस्तार है या इसका जो वितरण है या फिर इसका जो कहां कहां पर ये दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसके बारे में भी आज हम अवगत होंगे। तो जैसा कि आप सभी वोल्केनो के बारे में जानते हैं, तो आज हम शुरुआत करते हैं कि वोल्केनो के टाइप के या क्लासिफिकेशन के। बेसिकली वो जो वोल्केनो है, हमारा जो ज्वालामुखी है, उसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब वो कितनी बार इरप्ट होता है, कितनी बार उसके अंदर विस्फोट होता है। इस विस्फोट के आधार पर, इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर बेसिकली इसको तीन भागों में बांटते हैं। और वो तीन भाग कौन से हो गए? सबसे पहले है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या हुआ है कि जो वोल्केनो कंटिन्यू, मतलब जो वोल्केनो लगातार अभी भी जिनसे लावा बाहर निकल रहा है या और जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बन रही है, तो उसको बोलते हैं वोल्केनो। उसके बाद इसका एक एग्जांपल मैं आपको इंडिया के अंदर बता देता हूं, तो बैरन आइलैंड जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, एक्टिव वोल्केनो का एक एग्जांपल है। और ये बैरन आइलैंड में इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे जो एग्जाम है उसके अंदर सीधी सीधी ये पूछ लिया जाता है कि बैरन आइलैंड किस लिए फेमस है, तो ये एक्टिव वोल्केनो के लिए फेमस है। सेकंड ये कि ये कहां पर उपस्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में उपस्थित है। सेकंड होता है डोरमेट वोल्केनो। डोरमेट वोल्केनो जो सुसप्त है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो हम देखते हैं डोरमेंट और एक्सटिंक्ट के अंदर। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं कि फिलहाल तो वो सुसुप्त है, मतलब कुछ समय से वो पिछले कई वर्षों से उनके अंदर कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई। पर वैज्ञानिक ये मानते कि विद इन 10 ईयर या 20 ईयर या जल्द या उससे आगे पीछे इनके अंदर इस प्रकार की ज्वालामुखी घटनाएं हो सकती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डोरमेट। इसको बोलते हैं डोरमेट या फिर सुसुप्त। हिंदी में बोलते हैं इसको सुसुप्त। सुसुप्त वोल्केनो। और थर्ड होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो के अंदर जिसके अंदर वर्तमान में और उससे पीछे की हिस्ट्री के अंदर, लंबी हिस्ट्री के अंदर इसके किसी भी तरह के एक्टिव होने के हमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो या इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? एक्टिव, उसके बाद डोरमेट, और थर्ड एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, हिंदी में सक्रिय ज्वालामुखी। सेकंड सुसुप्त ज्वालामुखी। और क्या बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल खत्म हो चुका है या फिर जो अपनी अंतिम अवस्था में है, वो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। ये हो गए बेसिकली, ये टाइप है इसके इरप्शन के आधार पर या फिर इसके विस्फोट के आधार पर। उसके बाद बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, भाई फर्स्ट में तो हम लोगों ने देखा कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसकी के आधार पर, उसकी सक्रियता के आधार पर, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, उसकी बारंबारता के आधार पर इसको बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं। और इसके मोड ऑफ इरप्शन कि किस प्रकार का विस्फोट होता है, मतलब किस प्रकार का विस्फोट होता है, उसको हम बोलते हैं। उसके आधार पर हम अपने ज्वालामुखी को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सेंट्रल टाइप वोल्केनो और सेकंड होता है फिशर टाइप वोल्केनो।
सेंटर टाइप वोल्केनो, इसके अंदर क्या होता है कि एक ज्वालामुखी, कोई भी मतलब ज्वालामुखी एक पतली सी, या फिर बोल सकते एक वेंट, कल हम लोगों ने देखा था कि वेंट के अंदर, वेंट मतलब एक नली के अंदर से, इस नली के अंदर से ये ज्वालामुखी ऊपर आता है, ये लावा ऊपर आता है और ऊपर आके ये फिर स्थलाकृतियां वगैरह बनाता है। और इसके बाद इसको फिर कई सब टाइप में बांटते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड होता है फिशर, फिशर टाइप। फिशर टाइप भी किस प्रकार का होता है, जहां पर कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि लावा एक दरार के रूप में बाहर आ जाता है और एक प्लेटो का या फिर एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण कर देता है, तो उसको बोलते हैं फिशर टाइप वोल्केनो। इसी को हम और ज्यादा गहराई से पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल टाइप है, जो केंद्रीय उद्गार, इसको क्या बोलते हैं, जो केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार के आधार पर हम हमारे जो ज्वालामुखी है उसको आगे भिन्न भिन्न भागों में बांट सकते हैं। और वो भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं, सबसे पहला प्रकार है ये हमारे सेंट्रल टाइप, जो मैं आपको बताता कि केंद्रीय, ये हमारी वेंट हुई। और इस वेंट के बाद आप देखोगे, देखो इस वेंट से हमारा ज्वालामुखी ऊपर जा रहा है और देखो ये कहां से निकला और एक कोन के रूप में फैल गया। और फिशर टाइप क्या होता है, ये इस टाइप फिशर टाइप मतलब एक लाइन से ये ज्वालामुखी धीरे 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 यहां पर जमना शुरू हुआ और क्या हुआ, यहां पर एक मैदान का निर्माण होगा, ये होगा फिशर टाइप। अब हम देख रहे हैं इसके बारे में, मतलब जो हमारा केंद्रीय उद्गार है उसके आगे सब डिवीजन कौन कौन से हैं। तो सब डिवीजन उसके कौन कौन से हैं, सब डिवीजन में सबसे पहला सब डिवीजन है हमारा पिलियन तुल्य या पिलियन इरप्शन। ये किस प्रकार का इरप्शन है, इसके अंदर जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट है वो सबसे खतरनाक है या सबसे भयानक विस्फोट होता है। इसी विस्फोट के आधार पर इनको फिर आगे सब डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे जो खतरनाक है, सबसे अगर ऊंचाई तक देखो, आप देखोगे कि जो विस्फोट है ये कई 100 किलोमीटर तक इसका विस्फोट सुनता है और इसका विस्फोट जो दिखाई देता है वो पिलियन तुल्य का है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर ये सेकंड पिलियन तुल्य, फिर ये हुआ। और थर्ड आप देखो इसके बाद और किसका है, ये होगा विषुवत तुल्य। ये कौन सा होगा, पिलियन तुल्य या पिलियन टाइप, ये विषुवत टाइप। उसके बाद इसको बोलते हैं हम स्ट्राम्बोली। ये हमारे हवाई तुल्य, ये पीलीय तुल्य, पिलियन टाइप। और ये हमारे आइसलैंड टाइप इरप्शन। मतलब बेस अगर हम लोग देखें केंद्रीय उद्गार के, मतलब जहां पर हमारा लावा एक वेंट से या फिर एक नलिका से बाहर आता है, उसके आधार पर जो हमारा विस्फोट होता है या फिर उसके बाद जो हमारा ब्लास्ट होता है, उसके बाद इसको सब डिवाइड किया गया है या फिर उसके बाद इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे जो खतरनाक है वो जो हमारा है पिलियन टाइप, और जो सबसे शांत है वो हमारा हवाई टाइप है। हवाई कहां पर है, यूएसए के अंदर। यूएसए के जो आइलैंड है वहां पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो बड़े ही शांत तरीके से होता है और वो कंटिन्यू एक फ्लो के अंदर बहता रहता है। इसकी बहुत सारी यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियो आपको इसके मिल जाएंगी। उससे आगे किस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं वो है उसके करेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। लावा के आधार पर जो लावा जो निकलता है, जो हमारा ज्वालामुखी के अंदर जो जो रॉक्स निकलती हैं, उस रॉक से उन चट्टानों के आधार पर, उस चट्टानों के अंदर सिलिका के आधार पर भी इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बेसिक लावा और एक एसिडिक लावा।
बेसिक लावा और एसिडिक लावा में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, सिलिका का है। जहां पर सिलिका की ज्यादा मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक लावा, और जहां पर सिलिका की कम मात्रा होती है उसको बेसिक लावा बोलते हैं। और इसी सिलिका के आधार पर, इसी सिलिका की मात्रा के आधार पर जो हमारे लैंड फॉर्म है वो लैंड फॉर्म बनते हैं। इसी आधार पर हमारे कोन्स वगैरह बनते हैं। उन लैंड फॉर्म को हम आगे देखते हैं। तो किस किस प्रकार के जो लैंड फॉर्म है वो हमारे ज्वालामुखी से बनते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट है या जो हमारा ज्वालामुखी उद्गार है, जहां से हमारा एस्थेनोस्फेयर से जब हमारा लावा चलना शुरू होता है तो उसको एक लंबी स्टेज पार करनी पड़ती है, एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और इस दूरी के दौरान वह भिन्न भिन्न, मतलब हम ये देखा था हम लोगों ने, ये क्रस्ट हुई हमारी और ये मेंटल हुई, और मेंटल भी अपर मेंटल हुई, और यहां पर कहीं ना कहीं लावा का चैम्बर है, कहीं ना कहीं यहीं पर लावा है ना, एस्थेनोस्फेयर है यहां पर। इसी एस्थेनोस्फेयर, यहां से जो लावा विजिट करता है, यहां से जो लावा अपनी दूरी तय करता है, तो इस बीच ये कहीं यहां पर चला जाता है, कहीं यहां पर जमना शुरू हो जाता है, कहीं यहां पर जमना शुरू हो जाता है, कहीं यहां पर जमना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक स्थलाकृतियां या फिर इंटीरियर लैंडफॉर्म। और जब ये जो ज्वालामुखी या ये फिर लावा जब बाहर जमता है इस प्रकार से या इस प्रकार से, उसको हम कौन सी स्थलाकृतियां बोलते हैं, बाह्य स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां बेसिकली दो प्रकार की ज्वालामुखी के अंदर स्थलाकृतियां होती है। एक बेसिक होती है, एक मतलब एक बाह्य होती है जो बाहर हमें दिखाई देती है, और एक होती है आंतरिक ज्वालामुखी, एक आंतरिक स्थलाकृतियां। अब इसमें एक बात सोचने की है, जो ये आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, ये जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, ये बाह्य स्थलाकृतियां, मतलब ये जब लैंडफॉर्म यहां से जब हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा जब अपर्दन होता है, अपर्दन होता है, तो ये बहुत सारी जो लैंडफॉर्म है, ये वाली जो लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में यहां पर दिखाई देने लग जाती। तो इनको भी हम देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी बाहरी स्थलाकृतियां हैं, जो बाहरी स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो बाहरी स्थलाकृतियां, उन स्थलाकृतियों के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली जो हमारी स्थलाकृति है, जो सबसे पहली हमारी लैंडफॉर्म है, वो है एक कोन, एक शंकु। शंकु, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी परिचित है, शंकु एक इस प्रकार का एक शंकु होता है। हम लोग देख रहे हैं ना, ये एक शंकु। और ये शंकु कब बनता है, जब यहां से ज्वालामुखी निकला और धीरे धीरे उसने यहां पर लेयर वाइज जमना शुरू कर दिया। पहले जब ये, तो ये लेयर बनी, फिर सेकंड ये बनी, थर्ड ये बनी, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, और ये धीरे धीरे जितना लंबा टाइम होता जाएगा उतना ही ऊंचा शंकु बनता जाएगा या फिर कोन बनता जाएगा। आगे इसी कोन को, इसी शंकु को हम आगे फिर डिवाइड करते हैं। तो कुछ शंकु जैसे जो सिर्फ राख से बनते हैं, जिसको एस कोन बोलते हैं, और कुछ शंकु ऐसे हैं, कुछ कोन्स ऐसे हैं जो ज्वालामुखी लावा के कारण बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लावा कोन। उसके बाद थर्ड किस प्रकार के शंकु होते हैं, किस प्रकार के कोन होते हैं, कंपोजिट कोन। और कंपोजिट कोन कौन से होते हैं, जब कंपोजिट कौन कौन से होते हैं, जब जो सामान्य लावा है, मतलब यहां से देखो आप, यह इस प्रकार का शुरुआत में फर्स्ट स्टेज ये बनी किसी भी लैंडफॉर्म की या किसी भी शंकु की, पर धीरे धीरे कुछ समय बाद इसका साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा तो ये कुछ समय बाद ये प्रकार का आकार ले लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट शंकु, या फिर कंपोजिट या फिर संयुक्त शंकु बोलते हैं, या संयुक्त कोन बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप का एक और शंकु होता है जिसको बोलते हैं पैरासाइट।
और पैरासाइट आप विज्ञान के अंदर अगर आपने पैरासाइट समझा होगा तो पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी के साथ चिपक कर रहता है। तो पैरासाइट कौन कहां पर बनते हैं, किस प्रकार बनेंगे? आप देखेंगे कि जो पैरासाइट कौन है, अगर आप इसी को देखेंगे तो ये जो हमारी लेयर है, ये जो हमारा ज्वालामुखी है, कुछ ज्वालामुखी तो ऊपर चला गया बट कुछ ज्वालामुखी यहां दरार से यहां पर आना शुरू हो गया और धीरे 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 इस प्रकार एक कोन या फिर एक शंकु बन गया, एक शंकु बना जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट शंकु या फिर आश्रित शंकु। या फिर आश्रित। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का एक और शंकु बनता है, एक डोम बनता है। डोम मतलब गुंबद, डोम मतलब गुंबद। अब नेक्स्ट स्थलाकृति कौन सी? 6 टाइप की स्थलाकृति। जब हमारे जो ज्वालामुखी हैं, जब उसका विस्फोट क्या होता है कि ये देखो, जब यहां से विस्फोट होना शुरू हुआ, जब तो क्या धीरे धीरे यहां पर लावा बहना शुरू हुआ और यहां पर ठंडा होता रहा। कुछ समय बाद जो इसके चारों तरफ का एरिया था वो ठंडा हुआ और ये लावा इसके अंदर ही रह गया। तो कुछ समय बाद क्या है कि लावा तो कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर ये ओवरफ्लो होगा और फिर ये होता रहेगा और फिर इसका जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और जो स्थलाकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे डोम वोल्केनो। और इसको गहराई से समझते और अच्छे से आपको स्थलाकृतियां जब और गहराई से देखेंगे तो आपको और गहराई से इनका पता लगेगा। आप इन स्थलाकृतियों से पता लगा सकते कि ये जो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है ये ऐश मतलब जो राख से बना हुआ शंकु है और ये शंकु आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। कि जहां से ज्वालामुखी निकला यहां से ठंडा हुआ पहले और जब ठंडा हुआ यहां से ये ठंडा हुआ पहले, यहां से ये गर्म ही होता रहा और पहले ये किससे बना? शंकु राख से। राख के कारण ही ये सिर्फ शंकु बना। आपको पता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या होती है? मिट्टी, वाष्प, गैसेज, ऐस, ये बहुत कुछ निकलती हैं और ये धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। तो राख से जो स्थलाकृति हमारी बनी वो हमारा राख शंकु हुआ या फिर ऐश कोन हुआ और जो ज्वालामुखी से बना वो हमारा लावा कोन हुआ। आप इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगली हमारी स्थलाकृति कंपोजिट वोल्केनो, जो मैंने आपको बताया था कि उसका साइज बढ़ता रहता है। तो जो कोटोपेक्सी है, जो इक्वाडोर के अंदर जो कोटोपेक्सी है, जो हमारे साउथ अमेरिका के अंदर है, जो सबसे साउथ उसका अमेरिका का सबसे बड़ा जो एक ज्वालामुखी है वो कोटोपेक्सी है। वो एक कंपोजिट वोल्केनो का एग्जांपल। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस के अंदर। आगे देखते हैं कौन सा? लावा प्लेटो मतलब लावा पठार और लावा प्लेन मतलब लावा मैदान। तो लावा प्लेटो क्या होता है? जब ज्वालामुखी उद्गार शांत तरीके से एक बड़े एरिया पर फैल जाता है, एक बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है और वहां पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लावा प्लेटो। और सेकंड क्या है हमारा? लावा प्लेन। लावा प्लेन क्या होता है? जब ये लावा प्लेटो को अपर्दन द्वारा, अपर्दन मतलब हवा द्वारा या पानी द्वारा, जब इसको अपर्दित कर दिया जाता है और यहां पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और मिट्टी भी कौन सी? ब्लैक सोइल। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा साउथ इंडिया के अंदर या फिर जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो प्लेटो है वो ब्लैक सोइल से ढका हुआ है। वो पहले प्लेटो था बट उसके ऊपर क्या हुआ? अपर्दन के कारण भिन्न भिन्न तरीके से एक मिट्टी का निर्माण होगा जो ब्लैक सोइल है, इसी रीजन के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। आगे देखते हैं वोल्केनो आइलैंड। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ज्वालामुखी की क्रिया है वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही
स्थल, जो क्या है, स्थल रूप हमेशा ही महाद्वीपों के ऊपर बनाए। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है वो कहाँ, वहां पर दो जल क्रियाएं भी होती हैं, या फिर दो ऐसी प्लेटें भी जहां पर सिर्फ जलमंडल है, या फिर जहां पर जल और स्थल है। तो इससे पता लगता है कि जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया है वो समुद्रों के नीचे भी हो सकती है। जिसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अंध महासागर। तो जब समुद्र के नीचे या फिर किसी सागर के नीचे या किसी महासागर के नीचे ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो धीरे 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 वो जो वहां पर जो चट्टानें बननी शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती हैं और एक आइलैंड का निर्माण कर देती हैं। और वो आइलैंड जो बनता है, जब ज्वालामुखी से वो आइलैंड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लावा आइलैंड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो बैरन आइलैंड एक लावा आइलैंड का एक अच्छा एग्जाम्पल। उसके बाद बात करते हैं क्रेटर की। क्रेटर और काल्डेरा बेसिकली दो वर्ड हैं, ये अलग अलग है। ये साइज कौन सा है? अगर आप लोगों ने ये कौन सा देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमारा ज्वालामुखी है, जब ये ब्लास्ट करता है, तो ये जो ऊपर का एरिया है इसका, ये जो ऊपर का एरिया है इसका ब्लास्ट होता है, यहां पर ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के कारण ये इस प्रकार का आकृति ले लेता है, इस प्रकार की आकृति ले लेता है, ये इस प्रकार की आकृति ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। और जब इस क्रेटर का आकार साइज में बड़ा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काल्डेरा। और जरूरी नहीं कि जो हम लोग जो स्थलाकृति देख रहे हैं कि हमेशा वो वही रहे, वैसे ही रहे। तो ये देखो, जो क्रेटर थी, जब उसका साइज बढ़ा, जब ज्वालामुखी क्षेत्र का एरिया बढ़ा, ब्लास्ट जब बढ़ा, तो काल्डेरा में कन्वर्ट हो गया। और जब इसके अंदर बारिश ने पानी इकट्ठा कर दिया, बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया, तो इसको क्या बोला गया? काल्डेरा लेक। अब इस काल्डेरा लेक के अंदर भी, या फिर इस काल्डेरा के अंदर भी दोबारा ब्लास्ट हो सकते हैं, और ब्लास्ट होके फिर इसके अंदर एक और वोल्केनो या फिर एक और क्रेटर बन सकता है ना। इसके अंदर फिर एक और बन सकता है, और इसके अंदर फिर एक और बन सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं हैं उनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लगातार चलने वाली क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड, मतलब नेस्टेड काल्डेरा या घोंसला आकार काल्डेरा। अगर आप इसको और अच्छे से देखें तो इस प्रकार ये स्थलाकृति दिखाई देगी, इस प्रकार की स्थलाकृति। पहले ये साइज में जो हमारा काल्डेरा था वो इतना बड़ा था, वो जो हमारा काल्डेरा था इतना बड़ा था। पर क्या हुआ, एक बार फिर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण फिर ये एरिया वॉश आउट होगा। एक ब्लास्ट में पहले ये हुआ, पहले वाले में ये हुआ, सेकंड में ये हुआ, और थर्ड में फिर ये होगा। तो इस प्रकार के जब काल्डेरा के या क्रेटर के अंदर क्रेटर या क्रेटर के अंदर क्रेटर मतलब बन जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड काल्डेरा या फिर क्रेटर। दोस्तों, ये जो स्थलाकृतियां थी, ये थी अभी तक की बाह्य स्थलाकृतियां जो हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती हैं। बट कुछ ऐसी स्थलाकृतियां भी हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, मतलब क्रस्ट के अंदर और ऊपरी मेटल के अंदर। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि एस्थेनोस्फेयर से ज्वालामुखी चलते हैं, या फिर एस्थेनोस्फेयर से लावा चलता है, और वो धीरे धीरे पहुंचकर हमारी क्रस्ट पर जमता है। तो क्रस्ट पर ऊपर जमने के कारण हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। बट अब हम देख रहे हैं पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके अंदर किस किस प्रकार के जो स्थलाकृतियां वो बन सकती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर एस्थेनोस्फेयर से जब लावा चलता है तो वो धीरे 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 यहां तक पहुंचता है। बट जरूर यहां तक पहुंचने में वो पहले यहां भी जम जाता है, उसके बाद सेकंड यहां पर जम जाता है, और थर्ड फिर वो यहां पर आकर जमता है। तो यहां पर जो ज्वालामुखी जम जाएगा या फिर लावा जमेगा, और यहां पर जो रोक बनेगी, यहां पर रोक क्या होंगी? धीरे 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 ठंडी होंगी ना, जिसके कारण यहां के जो क्रिस्टल होंगे उन क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा। और ये जो चट्टानें होंगी
या ये जो रॉक्स होंगी ये हमेशा महंगी होंगी, कॉस्टली होंगी। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ी स्लो प्रोसेस के कारण ये लावा ठंडा हुआ, और जैसे डायमंड वगैरह जो है हमारा इस प्रकार की रॉक्स में मिलता है, या फिर लोहा है, अच्छी किस्म का लोहा है या निकेल है, इस प्रकार की रॉक्स में मिलता है। फिर क्या है कि ये लावा जब ऊपर जाकर जमना शुरू हुआ सेकंड स्टेज पर, तो इसके जो क्रिस्टल का साइज था वो मीडियम आकार का हो जाता है। यहां पर क्या था? लार्ज आकार का साइज था। यहां पर साइज क्या था? बड़ा था। यहां पर साइज क्या हुआ? छोटा हुआ। और यहां पर साइज क्या हुआ? रॉक का और छोटा हो गया, क्रिस्टल का साइज और छोटा हुआ। और इसी आधार पर हम लोग ने जब चट्टाने पड़ी थी, रॉक्स पड़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो अग्नेय चट्टान वो बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। कौन सी? एक पाताल लो की है जो सबसे डीप अर्थ के अंदर होती है, या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, एक फिर मिडल थी और एक फिर अपर थी। तो यही थी, अगर आप उस चैप्टर को इसके साथ जोड़ पा रहे हैं। नहीं तो इसके साथ मैं आपको रॉक का जो चट्टानों का से संबंधित जो लेक्चर था उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती। तो सबसे पहले इन स्थलाकृतियों को और गहराई से और बारीकी से समझते हैं। इनमें अगर चलें तो सबसे पहले जो हमारी लैंडफॉर्म है उसको बोलते हैं बेथोलिथ। क्या बोलते हैं? बेथोलिथ। और बेथोलिथ ये स्थलाकृति है जो यहां पर बनी। कौन सी है? यहां पर किसी प्रकार ऊबड़ खाबड़ ये जो बनी हुई इसको बेथोलिथ बोलते हैं। बट जैसे ये ऊपरी भाग, इस भाग का अपर्दन हो जाता है तो ये पृथ्वी के ऊपर भी आ जाती है, और जब ये पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है तो वहां पर ये किस प्रकार की हमें दृष्टि होगी या किस प्रकार की दिखाई देगी? तो ये हमारी बेथोलिथ है। सेकंड स्टेज है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है? बेसिकली जो बेथोलिथ है वो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और ये नीचे से जमती हुई ऊपर आ जाती है धीरे धीरे। बट जो हमारी लेकोलिथ है, जो हमारी लेकोलिथ है, ये लेकोलिथ हमारी चट्टान है। ये हमेशा जो हमारी सेडिमेंट है या परतदार जो चट्टाने हैं, जिसको अवसादी जो चट्टाने होती हैं, उन अवसादी चट्टानों के बीच, जब अवसादी चट्टानों के बीच लावा एक गुंबद आकार में जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर 2016 के अंदर एक बार पूछा गया, और 2015 में भी इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेकोलिथ की क्या विशेषता हो कि परतदार चट्टानों के अंदर या फिर लेयर वाली चट्टानों के अंदर जमता है, और एक गुंबद के रूप में, एक मतलब टोम के रूप में दिखाई देता है। थर्ड प्रकार की जो स्थलाकृति है, थर्ड प्रकार की जो लैंडफॉर्म है, वो किस प्रकार की और कैसे दिखाई देती है? तो जो थर्ड प्रकार की लैंडफॉर्म है दोस्तों, वो कैसी है? सबसे पहली बेकोलिथ थी, उसके बाद लेकोलिथ थी, उसके बाद है फेकोलिथ। भी बिल्कुल सिमिलर से नेम है। तो अगर आप इनको, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इनमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना कि बेथोलिथ मतलब एक बाथ टब की तरह है, और ये मजबूत है, मतलब ये हमेशा ही आग्नेय से बनेगी। लेकोलिथ हमेशा सेडिमेंट रॉक के अंदर बनेगी, और ये जो चट्टाने हैं ये भी आग्नेय चट्टाने। इसको इस जगह हम इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं सील और डाइक। सील और डाइक, जब हमारा लावा, जब हमारा जो हमारा लावा है, जब एक लाइन में जमना शुरू हो जाए तो उसको हम सील बोलेंगे, और जब वो एक खड़े स्तंभ के रूप में जमना हो जाए, शुरू हो जाए, तो उसको हम डाइक बोलते हैं। इसको अगर हम नजदीकी से देखें, गहराई से देखें, तो ये हमारी कैसी दिखाई देंगी? इस प्रकार। ये डाइक ये हुआ जो खड़ी है ना, हम लोगों ने देखा कि खड़े रूप में कौन सी है? डाइक है। और जब ये परत के रूप में जम रहा है ऐसे,
ये लावा जमाव दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? सील। उसके बाद दो लैंडफॉर्म और हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बट ये जो हमारे लैंडफॉर्म है ये बनते कब हैं? बेसिकली ये तब बनते हैं जब कोई ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में है, या फिर उसका जो टाइम पीरियड है उसके अंदर से जो लावा है वो निकल चुका है और उसके अंदर जो जलवाष्प है सिर्फ वही बाकी रह गए। तो सबसे पहले है गीजर। इसमें क्या है कि इसके अंदर से भी कुछ गैसेज के रूप में, और जो गर्म पानी है वो बहुत कई कई जो मीटर है, कई कई फुट है, इतनी ऊंचाई तक लगातार बाहर निकलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं गीजर। और इसके चारों तरफ जो आप व्हाइट व्हाइट ये देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, ये इसके पानी के अंदर जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम की मात्रा है, वो कैल्शियम धीरे धीरे जब पानी गर्म होता है तो वहां पर ये जमना शुरू हो जाता है और एक गुबंद के रूप में, एक कोन के रूप में जमता रहता है। तो इसको बोलते हैं गीजर, जिसमें से पानी लगातार बहता रहता है। उसके बाद सेकंड है फेमरोल्स। ये येलोस्टोन पार्क के अंदर, जब ज्वालामुखी के अंदर जो पानी है या फिर जो हमारा वाटर है उसकी भी मात्रा कम हो जाती है, तो उसके अंदर से इस प्रकार भाप निकलती है। तो इस प्रकार की भाप को क्या बोलते हैं हिंदी में? धुआं। और इसके क्या बोलते हैं? गर्म झरने। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी जो लैंड फॉर्म है उससे अलग जो हमारे वोल्केनो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर वो हमारी अर्थ के ऊपर कहां 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 पर मिलते हैं। अगर हम हमारी लैंड फॉर्म को, अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक का जो टॉपिक है अगर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ किनारे थे जहां पर, तो एक किनारा हम लोगों ने बेसिकली देखा था ये वाला, उसके बाद एक था ये वाला, और थर्ड हम लोगों ने देखा था ये वाला। ये यहां से जाके और यहां का एरिया, और ये एक दूसरे से मिल ही जाते हैं एक दूसरे के साथ, अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे का कनेक्शन। और ये अगर आप इनको प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़े, प्लेट विवर्तनिक के साथ जोड़े, तो जितनी भी जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, वो सभी के सभी प्लेट के किनारों के ऊपर है। जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही है या फिर जहां पर प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे जिसके अंदर हम लोगों ने हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे वाली क्लास के अंदर, कि हॉटस्पॉट चलता है कैसे, बनता है कैसे है, कि जब प्लेट मूवमेंट करती है और नीचे से लावा जमना शुरू हो जाता है। और आज हमने इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट किया था ज्वालामुखी आइलैंड के बारे में। तो अगर देखें तो बेसिकली तीन ऐसे एरिया हैं अर्थ के, पृथ्वी के ऊपर, जहां पर वोल्केनो इरप्शन सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहला एरिया है ये वाला, प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं उसके चारों तरफ का एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों? मतलब आग का छल्ला। क्यों? क्योंकि इस चारों तरफ के एरिया, इस चारों तरफ की बाउंड्री के ऊपर हजारों लाखों वोल्केनो हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। सेकंड है हमारी ये, अगर आप इससे परिचित है तो ये कौन सी है? ये मध्य महासागरीय या फिर अंध महासागरीय पट्टी है, पेटी। या फिर इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो मिड अटलांटिक बेल्ट।
कौन सी है? ये कौन सी है? जो यहां से शुरू होके इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक, पैसिफिक बेल्ट। और एक थर्ड बेल्ट कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा, या फिर तीसरे जो सॉरी अगर इनका कंपैरिजन करें तो जो सबसे कम जो ज्वालामुखी मिलते हैं वो यहां पर मिलते हैं, इस प्लेट के अंदर, इस बेल्ट के अंदर। और ये पैसिफिक के अंदर मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं? मिड कॉन्टिनेंट। बेल्ट। तो हम लोगों ने देखा कि तीन बेसिकली बेल्ट हैं जहां पर हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं दिखाई देती। और ये बेल्ट एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भिन्न भिन्न प्लेटों के अंदर डिवाइडेशन है या फिर वो बटी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ जो ज्वालामुखी हैं या जो स्थलाकृति हैं, ये हमारी जो वर्ल्ड के कुछ मेजर ज्वालामुखी है, जिसके अंदर जैसे कोटोपेक्सी ये रहा। उसके बाद हमारी जो भूमध्य सागर है उसके कुछ ज्वालामुखी यहां पर हैं। और उसके साथ आप देखोगे कि कुछ जो मेन पृथ्वी के जो मेन ज्वालामुखी हैं, जो बड़े ज्वालामुखी हैं, वो सारे के सारे रिंग ऑफ फायर के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लैंडफॉर्म देख लिए, उसके हम लोगों ने देख लिया कि जो ज्वालामुखी वो कितने प्रकार की क्रियाएं करता है, वो किस किस प्रकार से उसका उद्गार होता है, विस्फोट होता है। बट उससे अलग भी कुछ स्थलाकृतियां हैं, कुछ लैंडफॉर्म है जो दिखते तो हमारी बिल्कुल ज्वालामुखी लैंडफॉर्म की तरह है, परंतु उनका जो अस्तित्व है, उनका जो निर्माण है इन लैंडफॉर्म का, वो अलग अलग क्रियाओं से होता है। तो सबसे पहली जो हमारी लैंडफॉर्म है वो है मेटेओरिट क्रेटर। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, लोनार लेक। इस नाम से आप समझ ही गए होंगे कि मेटेओरिट्स क्रेटर का मतलब है कि जो क्रेटर या फिर जो गड्ढा किसी उल्का पिंड के कारण बने, और जब इसमें पानी बढ़ जाता है तो ये एक लेक का रूप ले लेता है। तो मेटेओरिट्स क्रेटर, क्रेटर तो हम लोगों ने उसके अंदर भी देखा था, वोल्केनो के अंदर भी देखा था, पर यहां पर ये जो क्रेटर है वो किसी उल्का पिंड से बनता है। सेकंड है मड वोल्केनो, कि जो हमारे वोल्केनो है जरूरी नहीं कि उनके अंदर से हमेशा ही क्या निकले? लावा निकले। उसके अंदर से पहले राख भी निकल सकती है, पहले मिट्टी भी निकल सकती है। और जब मिट्टी से इस प्रकार का जब उद्गार होता है तो हमारे इस प्रकार के जो लैंडफॉर्म है वो लैंडफॉर्म बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मड वोल्केनो। और थर्ड जो सबसे मेन है वो है साल्ट प्लग। अभी तक हम लोगों को पता था कि वोल्केनो ही है जो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। क्यों आता है? भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्सेज के कारण। बट मैं आपको बता देता हूं कि जो नमक है वो भी पृथ्वी के नीचे से, या जो पृथ्वी का आंतरिक भाग से, उससे ऊपर की तरफ आने की पावर रखता है, शक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के अंदर जल के जो कण है, जो जल के अणु है, या फिर जो जल भाग है, जब वो नमक के साथ मिलता है तो इसके अंदर एक चार्ज एक्टिव होता है, या फिर कुछ जो इसके पार्टिकल है वो चार्ज हो जाते हैं, और ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे गति करना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो एक स्तंभ के रूप में एक के साथ एक जमता जाता है, एक के साथ एक जमता जाता है और एक स्तंभ का रूप ले लेते हैं। और धीरे धीरे जब इस भाग का अपर्दन हो जाता है, या फिर इस भाग का जब अपर्दन हो जाता है, तो ये एक स्तंभ के रूप में हम लोगों को दिखता है, एक पिलर के रूप में दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट प्लग। और ये बनता क्यों है?
इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण। क्योंकि आप विज्ञान को अगर जानते हैं, साइंस के बारे में बेसिक साइंस आपने पढ़ी है, तो आप लोग देखोगे कि जिस नमक का और विद्युत का जो प्रभाव है, उसको पढ़ने के बाद इस जो स्थलाकृति है उसको आप और अच्छे से समझ लेंगे। बट आप इतना गहराई में जानने की बजाय आप इतना समझे कि जो हमारी स्थलाकृति है एक साल्ट प्लग है, वो साल्ट प्लग का निर्माण भी वाटर चार्ज के कारण होता है या फिर इनके पार्टिकल के कारण होता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वोल्केनो की जो बेसिक था उससे लेकर उसके जो डीप तक, उसकी गहराई तक कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इससे अलग अगर आपके पास कोई और सजेशन है वोल्केनो से रिलेटेड तो कृपया आप हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।